हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम सीटेट का पेपर सॉल्व करते हैं। यह पेपर 17 जनवरी 2022 को हुआ था। सीटेट में 150 क्वेश्चन आता है। यह 5 भागों में डिवाइड है। भाग नंबर 1 है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। भाग नंबर 2 है गणित। भाग नंबर 3 है पर्यावरण अध्ययन। भाग नंबर 4 है हिंदी भाषा। भाग नंबर 5 है, यह ऑप्शनल होता है, या तो अंग्रेजी ले सकते हैं या तो संस्कृत ले सकते हैं। हर पार्ट से 30 क्वेश्चन आता है। चलिए हम भाग नंबर 1 सॉल्व करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहला क्वेश्चन है बालकों के व्यक्तिगत विकास। विकल्प है नंबर 1, बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। विकल्प नंबर 2 है, बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। विकल्प नंबर 3 है, बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। विकल्प नंबर 4 है, बालकों के व्यक्तिगत विकास अव्यवस्थित व असतत होता है। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। बालकों के व्यक्तिगत विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है तथा प्रत्येक बच्चा स्वयं में अनोखा होता है। कुछ बच्चों में विकास तीव्रता से जबकि कुछ में मंद गति से होता है। प्रत्येक बालक अपनी योग्यता, क्षमता, बुद्धि एवं स्तर के अनुरूप विकास करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प है विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। विकल्प नंबर 2 है विकास अव्यवस्थित होता है। विकल्प नंबर 3 है विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकल्प नंबर 4 है विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते हैं। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, विकास एक सतत प्रक्रिया है। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत निरंतर चलती रहती है। विकास की इसी प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। सामान्यतः बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को ही विकास कहते हैं। प्रसिद्ध विद्वान अरस्तु ने विकास को परिभाषित करते हुए कहा कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल्य रीतियां किससे सीखते हैं? ए है आसपास, बी धर्म, सी स्कूल, डी समकक्षीय समूह। कूट है विकल्प नंबर 1 ए और सी। विकल्प नंबर 2 ए और डी। विकल्प नंबर 3 ए सी और डी। विकल्प नंबर 4 ए बी सी डी। विकल्प नंबर 4 है ए बी सी डी। आस पड़ोस, धर्म, स्कूल, समकक्षीय समूह। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। बच्चे अपने समाज के विषय में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल्य, रीतियां, परंपराएं व आदर्श आदि अपने परिवार, आस पड़ोस, विद्यालय, समकक्षीय समूह एवं धर्म से सीखते हैं। ये सभी संस्थाएं बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है? विकल्प नंबर 1 है समायोजन व समावेशन। विकल्प नंबर 2 है संतुलीकरण एवं संगठन। विकल्प नंबर 3 है समायोजन एवं संतुलीकरण। विकल्प नंबर 4 है समावेशन एवं संगठन। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, समायोजन व समावेशन। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन दो मूल प्रक्रियाओं समायोजन व समावेशन को समाहित करता है। बच्चों में दुनिया के बारे में समझ विकसित करने की क्षमता होती है। उनमें वातावरण के अनुरूप स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। बच्चों में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित
करने की बेहतर क्षमता होती है। जब बच्चा अपने पुराने स्कीमा अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है तो वह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं? विकल्प है संवेदी चालक, नंबर 1। नंबर 2 है पूर्व संक्रियात्मक, विकल्प नंबर 3 है मूर्त संक्रियात्मक, विकल्प नंबर 4 है अमूर्त संक्रियात्मक। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। नंबर 1 इंद्रिय जनित नामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। नंबर 2 है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक। नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष तक। नंबर 4 अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष से आगे। संज्ञानात्मक विकास के मूर्त संक्रियात्मक स्तर में बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक्य, विकल्प नंबर 1 बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, विकल्प नंबर 2 है बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है, विकल्प नंबर 3 बच्चे की आत्म केंद्रितता दर्शाता है, विकल्प नंबर 4 है बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करती है। सोवियत रूस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की ने बालकों के सामाजिक विकास से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि बालक के प्रत्येक प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? विकल्प नंबर 1 उपयुक्त इनाम देकर, विकल्प नंबर 2 है सख्त सजा देकर, विकल्प नंबर 3 है मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, विकल्प नंबर 4 है उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तर नकल करवाकर। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 है मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों को दी जाने वाली मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके उनकी अधिगम में मदद कर सकते हैं। बच्चों को सहयोगात्मक समस्या समाधान अर्थात बच्चे अपने शिक्षक के निर्देशानुसार अपने साथियों की सहायता से उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं जिन्हें उन्होंने पहले अपने कक्षा में देखा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? विकल्प नंबर 1 है आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, विकल्प नंबर 2 है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, विकल्प नंबर 3 है आधिकारिकता एवं सामाजिकता क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, विकल्प नंबर 4 है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। पूजा अपनी दोस्त से यह कहना कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी, यह लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के आज्ञापालन एवं दंड अभिविन्यास चरणों को दर्शाता है। नैतिक विकास के इस चरण में बालकों के मन में आज्ञापालन का
भाव दंड पर आधारित होता है। कोहलबर्ग का मानना है कि कोई बालक यदि स्वीकृत व्यवहार अपनाता है तो इसका प्रमुख कारण दंड से स्वयं को बचाना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प नंबर 1 है, बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा अस्थायी विशिष्टता है। विकल्प नंबर 2 है, बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है। विकल्प नंबर 3 है, बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती अपितु कई प्रकार की होती है। विकल्प नंबर 4 है, बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम में सहबद्ध नहीं किया जा सकता। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा अस्थायी विशिष्टता है। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। हावर्ड गार्डनर ने वर्ष 1983 में बुद्ध के एक नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकीय होता है तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है। बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती है अपितु कई प्रकार की होती है। साथ ही बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम में सहबद्ध नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बालक केंद्रित शिक्षा में विकल्प है, शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती। विकल्प नंबर 2 है, शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। विकल्प नंबर 3 है, विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होती है। विकल्प नंबर 4 है, शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका व विद्यार्थियों दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन बच्चों को ध्यान में रखकर किया जाता है तथा बच्चा प्रश्न पूछने, प्रकरण संबंधी चर्चा करने व अपने विचार प्रस्तुत करने आदि के लिए स्वतंत्र होता है। बालक केंद्रित शिक्षा में छात्रों को विशेष महत्व दिया जाता है तथा शिक्षण प्रक्रिया की समस्त क्रियाओं का केंद्र बिंदु छात्र होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कथन ए, कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। कारण है आर, लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती हैं। कूट है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। नंबर 2 है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। विकल्प नंबर 3 है, ए सही है और आर गलत है। विकल्प नंबर 4 है, ए और आर दोनों गलत हैं। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, ए और आर दोनों गलत हैं। सही विकल्प ए और आर दोनों गलत हैं। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। कथन ए और कारण आर दोनों गलत हैं क्योंकि ये लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाते हैं। सामान्यतः पूर्वाग्रह व रूढ़िवादिता के कारण दोनों ही कथनों में लैंगिक भेदभाव दिखाई देता है। लड़के व लड़कियां दोनों गणित व विज्ञान में समान प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं तथा दोनों में ही गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं समान होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? विकल्प है, पाठचर्या का लचीलापन। विकल्प नंबर 2 है, पाठचर्या का मानकीकरण। विकल्प नंबर 3 है, पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण। विकल्प नंबर 4 है, पाठ्य पुस्तकों को हटाकर याद करना, रट कर याद करना। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, पाठचर्या का लचीलापन। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पाठचर्या के लचीलेपन पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित किया है। इस शिक्षा नीति का गठन वर्ष 2017 में डॉक्टर के
कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में किया गया था। यह शिक्षा नीति समानता, गुणवत्ता, वहनीयता, आसान पहुंच, जवाबदेही के आधारभूत सिद्धांत पर निर्मित है तथा सतत विकास के एजेंडा 2023 के अनुकूल है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? विकल्प है नंबर 1, अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता है, इसका चित्रण करना। विकल्प नंबर 2 है, कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना। विकल्प नंबर 3 है, मानक वर्ग में बच्चे की लेबलिंग करना। विकल्प नंबर 4 है, अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है, इसका वर्णन करना। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है, इसका वर्णन करना। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है, इसका वर्णन करना ही मूल्यांकन का केंद्र होना चाहिए। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम परिस्थितियों तथा सीखने के अनुभवों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली समस्त विधियों और प्रविधियों की उपदेयता की जांच होती है। मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए ही पुनर्वलन का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है? विकल्प नंबर 1, बैठने की तय व्यवस्था। विकल्प नंबर 2, शिक्षकों का केवल निर्देश देना व बच्चों से पूर्ण आज्ञा पालन की अपेक्षा करना। विकल्प नंबर 3 है, बच्चों द्वारा तथ्यों का स्मरण करना। विकल्प नंबर 4, बच्चों को आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, बच्चों को आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान में रखा जाए, उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक विचार व्यक्त करने, प्रश्न पूछने तथा प्रकरण संबंधित चर्चा करने आदि की स्वायत्तता दी जाती है की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है? विकल्प 1 है, 325 और 486 को जमा करो। विकल्प नंबर 2 है, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? विकल्प नंबर 3 है, श्वसन को परिभाषित कीजिए। विकल्प नंबर 4, अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए बच्चों से अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। प्रश्न करने संबंधी उदाहरण सही होगा। समालोचनात्मक सोच, किसी वस्तु का कारक के विषय में विस्तृत जानकारी, उसके कारण, गुण, लाभ, समस्या समाधान आदि के विषय में पूर्ण जानकारी को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाती है? विकल्प नंबर 1 है, विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। विकल्प नंबर 2 है, विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित किया जाता है। विकल्प नंबर 3 है, विद्यालय में कुछ विद्यार्थी ही अभिवादित और समाहित महसूस करते हैं। विकल्प नंबर 4, विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर अस्थायी समूहों में बांटा जाता है। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाना, विविधता एवं विभिन्नता परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करना, सभी को समान रूप से सीखने तथा आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना आदि विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से
किससे बचना चाहिए? विकल्प नंबर 1 चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरण लाना। विकल्प नंबर 2 है प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। विकल्प नंबर 3 है विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। विकल्प नंबर 4 है विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति को बढ़ावा देना। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। शिक्षक को सदैव किसी प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करने से बचना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए। विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना आदि कार्य करने चाहिए। जबकि शिक्षक को सदैव किसी प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करने से बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थियों की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है? विकल्प नंबर 1 है गुणज वैकल्य। विकल्प नंबर 2 है लेखन वैकल्य। विकल्प नंबर 3 वाचन वैकल्य। विकल्प नंबर 4 है गति समन्वय वैकल्य। सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 वाचन वैकल्य। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। वाचन वैकल्य अधिगम अक्षमता विद्यार्थियों को अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। इस अधिगम अशक्तता से ग्रसित बच्चे शब्दों का स्पष्ट उच्चारण करने एवं अपने विचारों का धारा प्रवाह रूप से व्यक्त करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों को सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है? विकल्प नंबर 1 है ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना। विकल्प नंबर 2 है विद्यालय के सभी क्षेत्रों को रैंप और लिफ्टों से समतल करना। विकल्प नंबर 3 है विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करना। विकल्प नंबर 4 है बैठक की व्यवस्था में उचित समायोजन करना। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं का आवंटन न हो, क्योंकि इससे ऐसे विद्यार्थियों को समावेशन में समस्या होगी। गतिक दिव्यांगता के कारण बच्चा सूक्ष्म गतिक कौशलों में निपुण नहीं हो सकता। गतिक दिव्यांगता का प्रभाव उसके चलने, दौड़ने, लिखने एवं बोलने की निपुणता आदि पर पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है? विकल्प नंबर 1 है उच्च क्रम समस्या समाधान। विकल्प नंबर 2 है अभिसारी सोच। विकल्प नंबर 3 है नवाचारी प्रयोग। विकल्प नंबर 4 है जिज्ञासा की प्रबल भावना। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 अभिसारी सोच। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। अभिसारी सोच सृजनात्मक विद्यार्थी का लक्षण नहीं है, क्योंकि सृजनात्मक विद्यार्थियों में अभिसारी सोच होती है। नवीनता, मौलिकता, उच्च क्रम समस्या समाधान, नवाचारी प्रयोग, तीव्र जिज्ञासा, अभिसारी सोच, समस्या की पूर्व व्याख्या एवं स्वतंत्र निर्णयन क्षमता आदि सृजनात्मक विद्यार्थियों के प्रमुख लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? विकल्प नंबर 1 है स्मृति सहायक विधियां लागू करना। विकल्प नंबर 2 है संगठनात्मक चार्ट बनाना। विकल्प नंबर 3 है असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना। विकल्प नंबर 4 है मानसिक चित्र का प्रयोग करना। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना।
चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को स्मृति सहायक विधियों को लागू करके व संगठनात्मक चार्ट बनाकर सीखने पर बल देना चाहिए एवं मानसिक चित्र व रणनीतियों का प्रयोग करना चाहिए, किंतु उसे असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करने से सदैव बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, जब सीखी जाने वाली सामग्री ... हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। विकल्प नंबर 1 जटिल और व्यापक। विकल्प नंबर 2 मौजूदा ज्ञान से जुड़ी। विकल्प नंबर 3 अव्यवस्थित और असंगठित। विकल्प नंबर 4 है उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 मौजूदा ज्ञान से जुड़ी। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। जब सीखी जाने वाली सामग्री पूर्व ज्ञान या मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हो तो विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखते हैं। इसलिए शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए पाठ्य योजना का निर्माण करना चाहिए तथा अपने पढ़ाए जाने वाले प्रकरण को छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित करते हुए पढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है? विकल्प नंबर 1 है अनुभवात्मक शिक्षा। विकल्प नंबर 2 है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। विकल्प नंबर 3 है समावेशी दर्शन। विकल्प नंबर 4 है शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम असंबद्ध उदाहरणों का प्रयोग, कठोर परीक्षा प्रणाली एवं शिक्षक को उपेक्षित व्यवहार आदि कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थी की विफलता में योगदान देते हैं, जबकि अनुभवात्मक शिक्षा समावेशी दर्शन बाल केंद्र शिक्षक करके सीखने पर बल, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र एवं प्रकरण के अनुरूप शिक्षण विधियों एवं शिक्षण सहायक सामग्रियों का उचित प्रयोग आदि कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की सफलता में योगदान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार विकल्प है बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है। विकल्प नंबर 2 है बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है। विकल्प नंबर 3 है बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं। विकल्प नंबर 4 है बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 है बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वे नन्हे अन्वेषक होते हैं जो स्वयं जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। पूछताछ, अन्वेषण, प्रश्न पूछना, वाद विवाद, व्यवहारिक प्रयोग, विचार स्थितियों की रचना आदि बच्चों की सक्रिय व्यस्तता को सुनिश्चित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस के प्रयोग से बचना चाहिए? विकल्प है नंबर 1 उस संप्रत्यय से संबंधित उदाहरण। विकल्प नंबर 2 है उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण। विकल्प नंबर 3 है संप्रत्यय संबंधित गैर उदाहरण। विकल्प नंबर 4 है उनकी संस्कृति में प्रचलित आद्य रूप। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 है उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरणों के प्रयोग से सदैव बचना चाहिए, किंतु उसे उस संप्रत्यय से संबंधित उदाहरण एवं गैर उदाहरण तथा उनकी संस्कृति में प्रचलित आद्य रूप आदि का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? विकल्प नंबर 1 है अधिसंज्ञान। विकल्प नंबर 2 है भ्रांति। विकल्प नंबर 3 है स्मृति सहायक विधि। विकल्प नंबर 4 है अभिप्रेरणा। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 है अधिसंज्ञान। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता अधिसंज्ञान को दर्शाती है। सामान्य स्वयं के व्यक्तित्व संबंधित व्यवहार गुण दोष विशेषताओं क्षमताओं एवं ज्ञान आदि की जागरूकता को अधिसंज्ञान की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण हैं? विकल्प है
नंबर 1 आरोपण, विकल्प नंबर 2 है नकल, विकल्प नंबर 3 है समस्या समाधान, विकल्प नंबर 4 है निष्क्रिय ध्यान। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 है समस्या समाधान। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। सामान्यतः समस्या समाधान प्रक्रिया के अंतर्गत कठिनाइयों की पहचान की जाती है, लक्ष्यों का व्यापक स्तर पर निर्धारण, परिकल्पनाओं का निर्माण, संभावित समाधान परिणामों की खोज तथा तदनुसार कार्य करना है। इसके अतिरिक्त व्यापक स्तर पर परिणामों का मूल्यांकन भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है अभिकथन ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। कारण आर, यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। कूट है। विकल्प नंबर 1 है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प नंबर 2 ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। विकल्प नंबर 3 है ए सही है और आर गलत है। विकल्प नंबर 4 है ए और आर दोनों गलत हैं। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक होता है क्योंकि यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने के अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 29 विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है। विकल्प नंबर 1 गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर। विकल्प नंबर 2 है गतिविधि को महत्व दिए जाने पर। विकल्प नंबर 3 है उन्हें सफलता दिलाने पर। विकल्प नंबर 4 है उनकी सफलता की अपेक्षा होने पर। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 है गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना होती है, इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए करके सीखने, गतिविधियों को महत्व देने, प्रश्न पूछने, अपने विचार प्रस्तुत करने, आपस में विचार विमर्श करने एवं प्रोजेक्ट विधि के प्रयोग आदि को महत्व देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है। विकल्प नंबर 1 है विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। विकल्प नंबर 2 है गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। विकल्प नंबर 3 है विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना। विकल्प नंबर 4 है अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि का अपना विशेष महत्व है। प्रतिपुष्टि विद्यार्थियों को अधिगम संबंधित कठिनाई से अवगत कराने, उनमें सुधार तथा उपचारात्मक शिक्षण करने आदि में विशेष भूमिका निभाती है। सामान्यतः गतिविधि की प्रक्रिया में केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, विद्यार्थियों के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना एवं अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना आदि तरीके प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का उचित तरीका है, किंतु विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना अनुचित है।